प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि हम इंटरनेट जेआरएफ सेट टीजीटी पीटी की तैयारी हिंदी विषय से कर रहे हैं। यदि आप चैनल पर न्यू हैं, आपने पहली बार चैनल को विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी सभी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। एक बात और कहना चाहूँगी, यदि आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप जॉइन नहीं किया है तो आप जॉइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर इसके पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएँगे और काफ़ी सारी सारे इम्पोर्टेंट्स नोट्स भी पड़े हैं, जिनका अध्ययन अध्यापन करके आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो आपको पता है कि हम 500 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हम कर रहे हैं, जिनका आज यहाँ से 201 नंबर का सीरीज़ चल रहा है और ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगी कि भारतीय काव्य शास्त्र में आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ देना है, क्या-क्या इम्पोर्टेंट है, कहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो वीडियो के साथ बिल्कुल बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए आपके जो 10 से 12 प्रश्न हैं जो कि भारतीय काव्य शास्त्र से पूछे जाते हैं। तो भारतीय काव्य शास्त्र है वहाँ से बताना चाहूँगी कि कम से कम 5 या 6 प्रश्न बनते हैं। ऐसे ही पाश्चात्य काव्य शास्त्र है जहाँ से 4 या 5 प्रश्न बनते हैं। तो टोटल मिला के 10 से 11-12 प्रश्न बनने के चांस रहते हैं इकाई 3 से। इसलिए मैं कह रही हूँ कि इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। जो चीज़ें छूट गई हैं उसको मैं इसका पार्ट 2 लाऊँगी भारतीय काव्य शास्त्र का ही। तो ध्यान से देखते हैं। पहला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित संस्कृत आचार्यों का सही अनुक्रम बताना है। तो यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है और प्रश्न का टाइप यही है। भले ही वहाँ पर भरत मुनि, भामह, दंडी, वामन को ले लिया जाए, लेकिन प्रश्न का ये क्रम यही है। 19 या 20 संस्कृत के आचार्य हैं, तो उनका आपको देखना है समय, टाइम पीरियड, और उनके ग्रंथ भी देखते चले जाना है। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर है, हमारा करेक्ट ऑप्शन बी नंबर सही है। पहले कुंतक आते हैं, कुंतक 10वीं सदी के हैं। मम फिर आते हैं मम्मट, मम्मट 11वीं सदी के हैं। हेमचंद्र 12वीं सदी के हैं। और फिर आते हैं विश्वनाथ, विश्वनाथ 14वीं सदी के हैं। इनके कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिनको आप देखना ही देखना है आपको, है ना? अगला प्रश्न बनता है, एक प्रश्न फ्रेंड्स ऐसा भी बनता है कि शब्दार्थों सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च द्विधा, उक्त किसकी है बतानी है हमें। ठीक है? इसी प्रकार के प्रश्न का सही मिलान करने के लिए भी आता है। वहाँ हो सकता है कि दंडी का कथन दे दिया जाए, है ना? दंडी का दे दिया जाए। यहाँ तो ये कथन भामह जी का है। हम बता दें पहले, हमारा जो करेक्ट आंसर है भामह है, लेकिन हो सकता है वहाँ दंडी का दे दिया जाए कि शरीरम तावदृष्टथा व्यवच्छिन्ना पदावली। हो सकता है कि रुद्र का दे दिया जाए नन शब्दार्थो काव्यम। संस्कृत के काव्य लक्षण की परिभाषा पाश्चात्य या संस्कृत भारतीय काव्य शास्त्र के विद्वानों के अनुसार हम यहाँ देख रहे हैं। ठीक है? ये प्रश्न वहीं से बना है। जगन्नाथ का आपको पता है कई बार रिपीट हुआ है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। विद्याधर का कई बार रिपीट हो चुका है। विश्वनाथ का तो कई बार रिपीट हुआ है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम, है ना? तो आप इन प्रश्नोत्तरी के साथ साथ फ्रेंड्स आप ऑप्शन पर जरूर दृष्टि रखना कि मैम ने ऑप्शन क्या लिया है। ठीक है? क्योंकि मैं प्रश्न तो लाती हूँ, साथ साथ उसका आधार मैंने ऑप्शनों में लिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रही है। यदि वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ आप इसको लाइक करके, अपना कमेंट करके मेरा उत्साह बढ़ाया करें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और काफ़ी स्ट्रगल, काफ़ी कठिन परिश्रम करने के बाद भी मैं वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ, है ना? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि निम्नलिखित संस्कृत ग्रंथों में से आपको असंगत युग्म चयन करना है। ठीक है? प्रश्नों का प्रकार यही हो सकता है वहां पर आपको सही जोड़ी मिलान करने के लिए दे दिया जाए, है ना? बाकी प्रश्न यही है, इम्पोर्टेंट यही लेखक, यही आचार्य, यही हमारे संस्कृत भारतीय काव्य शास्त्र के विद्वान हुए हैं। तो हम देखते हैं कि पहले वामन का अलंकार सूत्र है। फिर हम अपना बी नंबर देखते हैं कि भट्ट तौत का क्या है, तो काव्य कौतुक है। रुय्यक का वक्रोक्ति जीवितम नहीं है। ठीक है? हमारा सी नंबर जो है वो करेक्ट है। रुय्यक का वक्रोक्ति जीवितम नहीं है। वक्रोक्ति ठीक है। रुय्यक का अलंकार सर्वस्व है ना? तो हेमचंद्र का हम जानते हैं कि काव्य अनुशासन ही है, तो हमारा करेक्ट आंसर सी नंबर बिल्कुल बिल्कुल राइट है ना? आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न एक इस टाइप का बनता है, मैं आपको बता दूं, प्रतिभा के संबंध में बहुत से विद्वान हैं जिन्होंने अपने मत व्यक्त किए हैं, और प्रश्न में यहाँ से रिपीट भी होता है। ठीक है? यहाँ से प्रश्न रिपीट हुआ है। यदि आप काव्य हेतु आपने पढ़ा है तो फ्रेंड्स आपको पढ़ना पड़ेगा कि किस आचार्य ने प्रतिभा के संबंध में कितने काव्य हेतु बताए हैं। प्रस्तोता विद्वानों को देख लीजिए। जैसे जयदेव ने क्या किसको माना है महत्वपूर्ण, तो उन्होंने प्रतिभा को माना है। कुछ लोग हैं जो व्युत्पत्ति को मानते हैं। कुछ लोग जो हैं
अभ्यास को मानते हैं। तो इस तरह प्रतिभा के जो परिभाषा दी गई है आचार्यों द्वारा, वो आप देख लेना फ्रेंड्स। जैसे भामह ने कहा है कि काव्य तू जायते जातु कश्चित प्रतिभा वावतः, ठीक है? ऐसा भामह का कथन आता है। तो कुछ और विद्वान हैं जैसे भट्टतौत हैं, अभिनव गुप्त हैं, मम्मट जी हैं, तो आप देख लेना इनके जो परिभाषाएँ हैं, जो पुस्तकें आपके पास हैं, आप देख लेना। यहाँ पर हमने जो लिया है, हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है जगन्नाथ के अनुसार लिया है प्रतिभा की परिभाषा को कि तस्य च कारणम कविगता केवला प्रतिभा। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ काव्य हेतु में आपको पढ़ना क्या है, प्रश्न कहाँ से बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि आचार्य भरत मुनि ने प्रमुखतः कितने रस माने हैं। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ से बनता है। ठीक है, और कुछ विद्वान हैं उनके अनुसार भी हम देख लेंगे, लेकिन आचार्य भरत मुनि के अनुसार जो प्रमुखतः रस है, तो फ्रेंड्स वैसे उन्होंने 8 रसों को मान्यता दी है, किसने? भरत मुनि ने। लेकिन जो प्रमुख रूप से उन्होंने 4 रस ही माने हैं, है ना? प्रमुख रस उन्होंने 4 ही माने हैं, श्रृंगार, रौद्र, वीर और विभत्स। ठीक है, ये चीजें आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। याद रखना, आपको यह याद रखना है कि आचार्य उद्भट ने कौन सा रस माना है। आपको यह याद रखना है कि आचार्य विश्वनाथ ने किस रस का को प्रतिष्ठित किया है ना? आचार्य रूप गोस्वामी हैं, उन्होंने किस रस को प्रतिष्ठित किया है, ये चीजें आप बिल्कुल याद रखना। भरत मुनि ने भावों की संख्या कितनी बताई है, ये आपको याद रखना है ना? उन्होंने कितने संचारी भाव बताए हैं, कितने अस्थाई भाव बताए हैं, कितने सात्विक भाव बताए हैं, ये चीजें आप जरूर याद रखना। ठीक है, रस के 4 अंग होते हैं, ये बिल्कुल आप जानते हैं। उसका थोड़ा-सा विवरण आपको सबको पता है, बिल्कुल आप सबने पढ़ा है। लेकिन आपको फ्रेंड्स याद रखना है रस की परिभाषा कुछ और विद्वानों के अनुसार। मैं बता रही हूँ इम्पोर्टेंट तथ्य, उसको उम्मीद करती हूँ आप अपने कॉपी पेन में नोट करते चली जाएँगी। है ना? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि रस की सर्वप्रथम व्याख्या किस ग्रंथ में मिलती है? ठीक है, रस की सर्वप्रथम व्याख्या किस ग्रंथ में मिलती है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है नाट्य शास्त्र है। नाट्य शास्त्र भरत मुनि कृत है और सी नंबर हमारा करेक्ट है कि नाट्य शास्त्र में ही रस की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा बनता है यहाँ से कि निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन करना है। बता दो फ्रेंड्स, रस निष्पत्ति इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए करना कि क्या बताऊं मैं। रस निष्पत्ति आप जरूर पढ़ना। और हिंदी में रस का विवेचन, हिंदी में रस का विवेचन कुछ विद्वानों के अनुसार जरूर पढ़ना। जैसे आचार्य शुक्ल का कई बार पूछा जाता है कि हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का कई बार पूछा गया है कि रस कविता का सबसे बड़ा गुण है ना? तो ये चीजें देख लेना। रस काव्य की आत्मा है, किस विद्वान ने माना है, ये चीजें भी आपको देखना पड़ेगा यदि आप इकाई 3 करते हैं तो। ठीक है, आगे हम इसका आंसर चयन कर लेते हैं। हमारा जो करेक्ट आंसर है डी नंबर करेक्ट है, क्योंकि अभिनव गुप्त का अभिव्यक्ति दर्शन नहीं है, इनका शैव दर्शन है। ठीक है, यहीं पर एक प्रश्न और बनता है कि जो आचार्य हैं, संस्कृत आचार्य हैं रस निष्पत्ति के, रस सूत्र के, तो इनकी जो व्याख्या है किससे संबंधित है? तो भट्ट लट्ट की उत्पत्तिवाद है ना? शंकुक की हम देखते हैं तो अनुमितिवाद है, भट्ट नायक की भुक्तिवाद है और अभिनव गुप्त की अभिव्यक्तिवाद है ना? तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। पसंद आए तो आप एक कमेंट अवश्य करें और कमेंट में अवश्य बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए, या कौन सा टॉपिक है जो आपको बहुत कठिन लगता है, या आपके समझ में नहीं आ रहा कि वहां से प्रश्नोत्तरी कैसे बनती है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पढ़ना ही यही है, इतना ही पढ़ना है, ज्यादा भटकना नहीं है। इनको पढ़ना नहीं बल्कि रट लेना है अपने दिमाग में, है ना? एक प्रश्न यहाँ से बनता है। आज मैं केवल इस वीडियो के माध्यम से आपको रिपीट कर रही हूँ कि आपको प्रश्न कहाँ से बनता है और क्या पढ़ना है। साधारणीकरण की बात करूं तो एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि साधारणीकरण को व्यवस्थित ढंग से प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस आचार्य को जाता है? तो सभी मित्र इसका आंसर देंगे। ठीक है, सभी मित्र हमारे इसका आंसर देंगे किस आचार्य को जाता है। यहीं पर फ्रेंड्स आपको देखना है कि आचार्य शुक्ल ने साधारणीकरण की परिभाषा क्या दी है, श्याम सुंदर दास ने क्या दी है, विश्वनाथ ने क्या दी है, जगन्नाथ ने क्या दी है, डॉक्टर नगेंद्र ने क्या दी है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए करना। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप ये बताएंगे। इसका आंसर 208 नंबर का। एक प्रश्न ये भी है कि सर्वप्रथम किस आचार्य ने साधारणीकरण की परिभाषा दी है। इसका भी आंसर आपको ही बताना है कि सर्वप्रथम किस आचार्य ने साधारणीकरण की परिभाषा दी है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न भी कि निम्नलिखित में से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है, है ना? आप सबको ये चीजें याद रखनी है कि कौन आचार्य है जो अलंकारवादी हैं, कौन से आचार्य हैं जो रसवादी हैं,
कौन से आचार्य हैं जो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने गए हैं, कौन से ध्वनि के, कौन से वक्रोक्ति के, क्योंकि ये जो संप्रदाय है इसका फ्रेंड्स क्रमानुसार पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार इसका क्रम लगाने के लिए आया है। और जो अलंकार है, यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। कैसे बनते हैं? यहाँ पर अलंकारवादी जो आचार्य हैं, उनकी परिभाषाएँ दी जाती हैं, उनकी उक्ति दी जाती है, वो आपको बताना होता है। जैसे कई बार वामन की उक्ति पूछी गई है कि काव्य शोभासाः कर्तारो धर्मा गुणा। कई बार वाम दंडी की पूछी गई है कि काव्य शोभा कराण धर्मान अलंकार प्रशक्षते। है ना? तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनता है डी नंबर करेक्ट है। विश्वनाथ जो हैं अलंकारवादी आचार्य नहीं हैं, वो रसवादी आचार्य हैं, ठीक है? वो वादी आचार्य माने जाते हैं विश्वनाथ, है ना? तो इस तरह ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली जो हमारी क्लास होगी केवल संप्रदाय पर आधारित होगी कि अलंकार संप्रदाय में किसका अध्ययन करना है, रस संप्रदाय में, रीति संप्रदाय में और वक्रोक्ति में, ध्वनि संप्रदाय में। इस केवल 10 प्रश्न के माध्यम से मैं अपनी बात रखने का प्रयास करूँगी। इसके बाद 10 प्रश्न या 15 प्रश्न लाऊँगी भारतीय पाश्चात्य काव्य शास्त्र से, है ना? तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने मित्रों को जोड़ने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी क्लास को पहुँचाएँ और आपका ये जो प्रयास रहेगा पहुँचाने का, चैनल को ग्रो करने का, तो बहुत बहुत आभारी रहूँगी मैं आप सबका। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।